हम कह रहे हैं 30 लाख खाली पद भरे जाएंगे, हम कह रहे हैं कि पेपर लीक से मुक्ति दिलवाई जाएगी, हम कह रहे हैं पहली नौकरी पक्की, हम कह रहे हैं हर गरीब महिला परिवार को 1 लाख रुपए पर ईयर हर साल उसके खाते में आएंगे। मुझे लगता है कि अगर ये चुनाव हम लोग नहीं जीते और मोदी जी फिर जीत गए, जिस तरह से हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ इतने सारे पत्रकार बैठे हैं, हम लोग सब बैठे प्रेस वार्ता कर रहे हैं, ये सब नहीं होगा, बंद हो जाएगा। विपक्ष और मीडिया का एक चोली दामन का साथ होता है। विपक्ष में कोई भी हो, प्रधानमंत्री के अपने कितने भाई बहन हैं, अमित शाह जी के कितने भाई बहन हैं, अच्छी बात है ऐसा कहना, अपने आप को घुसपैठिया कहना अच्छी बात है। ये अजीब से बातें करने लगे, तभी मैं कहता हूँ बौखलाहट है, तभी कहता हूँ बहकी हुई बातें कब करता है आदमी, जब हलक सूख गया होता है डर के मारे। अब वो डरे हुए हैं तो अपने ही खिलाफ बोल रहे हैं कि ज़्यादा बच्चे। अरे साहब, ज़्यादा बच्चे क्या मतलब? आप खुद 6 या 7 भाई बहन हैं। भगवान राम हो या हनुमान जी हो, ये हमारी आस्था के प्रतीक हैं। हमारे आचरण, हम इनसे सीखने की कोशिश करते हैं। हमारे लिए ये आचरण अग्निवीर इस देश की सीमा सुरक्षा के साथ और इस देश के नौजवान के साथ एक आपराधिक धोखा है, वो हम वापस लेंगे। 8 राज्यों से घूमते हुए आ रहा हूँ, हर जगह एक अंडरकरेंट जिसको हम कहते हैं वो धीरे धीरे लहर बन रहा है। 2 महीने पहले जब मैं निकला तो मन में बहुत संशय था, मायूसी थी, ऐसा लग रहा था कि शायद मज़ा नहीं आ रहा है इस चुनाव में। लेकिन ज्यों-ज्यों ग्राउंड पे गए समझ में आया कि हम टीवी बहुत देखते हैं, ये हमारी बीमारी है। जो टीवी पे दिखता है वो ज़मीन की हकीकत नहीं है, ज़मीन की हकीकत कुछ और है। ज़मीन पर गुस्सा है, ज़मीन पर दुख है। सबके मन में ये बात है कि साहब हमारे साथ पिछले 10 साल में धोखा हुआ। 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं इस देश में, ये बात लोगों को समझ में आ रही है। पेपर लीक एक बीमारी है, ये बात लोगों को समझ में आ रही है। उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण मैं पूरे देश में देता हूँ और बड़े अफसोस के साथ देता हूँ कि 7 साल प्रतीक्षा की नौजवानों ने और फिर ये पुलिस भर्ती का एग्ज़ाम हुआ और पेपर लीक हो गया और भर्ती निरस्त हो गई, एग्ज़ाम निरस्त हो गया। लाखों लोगों ने उसमें भाग लिया, 50 लाख लोगों ने उसमें भाग लिया और गरीब परिवार, मध्यम वर्ग के परिवार पैसा जोड़ कर इंतज़ार करते हैं कि साहब कोचिंग दी है, पेपर देगा बच्चा, पास होगा और नौकरी लगेगी। एक दिन में 30 किसान आत्महत्या करते हैं इस देश के। ये इस माटी का लाल, इसी मिट्टी से आया हुआ राहुल गांधी था जो किसानों का ऋण माफ़ी की। आज उसके बाद आज तक किसानों को वो राहत नहीं मिली जो यूपीए की डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने राहुल गांधी जी के कहने पर, उनके आग्रह पर दी थी। 1 घंटे में 4 महिलाओं का बलात्कार होता है। यह हाथरस का आज भी दिल दहला देता है वो हादसा जब हम सुनते हैं तो। हाथरस तो एक उदाहरण है, अनेक उदाहरण, कानपुर, ललितपुर, अनेक उदाहरण हमारे सामने आए हैं जहां महिलाओं की स्थिति दिखती है और बुरा लगता है देखते। 10 साल में आपको आपकी अपनी रिपोर्ट कार्ड देनी चाहिए थी प्रधानमंत्री जी। उल्टा आप 10 साल बाद भी हमसे सवाल पूछते हैं, अपनी गारंटी भूलकर हमारे न्याय पत्र को बिना पढ़े उस पर बात करते हैं। ये हमारा न्याय पत्र आपके सामने है, ये अन्याय काल का हमने 10 साल के सवाल पूछे हैं उनसे, ये इसके जवाब नहीं मिले अभी तक। 10 साल में इतने सवाल इकट्ठे हुए, उसका एक का जवाब नहीं मिला। और जो हमने अपना न्याय पत्र बनाया वो कोई ऐसे ही एयर कंडीशनर्स में बैठकर नहीं बनाया। उस न्याय पत्र को बनाने के लिए राहुल गांधी 4000 किलोमीटर पैदल चला। पैदल चलकर राहुल जी ने संवाद किया किसानों के साथ, जवानों के साथ, महिलाओं के साथ, आदिवासियों के साथ, मध्यम वर्ग के साथ, दलितों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, सबके साथ संवाद करने के बाद न्याय पत्र बना है। वो न्याय पत्र देश का जो मांग है, देश के अलग अलग वर्ग की, समाज के अलग अलग वर्ग की जो मांग है, ये न्याय पत्र उसको कैद करता है। बिना पढ़े, बिना किसी
अब देखिए, मैं प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं मर्यादा रखता हूँ। मैं नहीं जानना चाहता उनकी डिग्री असली है नकली है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं। न्याय पत्र नहीं पढ़ा, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। पूरे न्याय पत्र में न कहीं हिंदू मुसलमान का जिक्र है, न कहीं ये जिक्र है कि इसकी संपत्ति छीन के उसको देंगे। सब झूठ बोलता है ना, तो आने वाली कई पीढ़ियों के साथ धोखा देता है। राजा को झूठ नहीं बोलना चाहिए, राजा का एक राजधर्म होता है। झूठ का उसमें कोई स्थान नहीं है। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मेरे देश का राजा रोज़ झूठ बोल रहा है। बहुत बुरा लगता है ये बोलते हुए, क्योंकि हम सबके प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं तो लोकतंत्र मुझे ये हिम्मत देता है, ये स्वतंत्रता देता है कि मैं ये बात बोल सकूं सार्वजनिक तौर पे कि मेरा प्रधानमंत्री, माफ़ कीजिएगा, झूठ बोल रहा है। ये झूठ अच्छी बात नहीं है। हम सबके लिए न्याय की बात कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं 30 लाख खाली पद भरे जाएंगे। हम कह रहे हैं कि पेपर लीक से मुक्ति दिलवाई जाएगी। हम कह रहे हैं पहली नौकरी पक्की। हम कह रहे हैं हर गरीब महिला परिवार को 1 लाख रुपए पर ईयर हर साल उसके खाते में आएंगे। क्या गलत कह रहे हैं? हम कह रहे हैं MSP का कानून बनेगा, स्वामीनाथन कमेटी के जो अनुशंसाएं हैं वो लागू होंगी। क्या गलत कह रहे हैं? ये सब पढ़कर, ये सब सुनकर मोदी जी को अपने सामने एक आईना दिख जाता है। उस आईने में वो जो देखते हैं वो उनको समझ में आता है 10 साल में उन्होंने कितना बड़ा धोखा किया सबके साथ, और वो देख नहीं पाते, इसलिए वो इस तरह की बातें करते हैं जैसा कि वो कर रहे हैं। बड़ा अफसोस होता है ये देखकर। इसलिए मुझे लगता है कि अगर ये चुनाव हम लोग नहीं जीते और मोदी जी फिर जीत गए, जिस तरह से हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ इतने सारे पत्रकार बैठे हैं, हम लोग सब बैठे प्रेस वार्ता कर रहे हैं, ये सब नहीं होगा, बंद हो जाएगा। आप लोग पत्रकारिता नहीं कर पाएंगे, हम लोग राजनीति नहीं कर पाएंगे, हम लोग जेल में होंगे, और आप लोग अपनी EMI देने का संघर्ष कर रहे होंगे, अपने बच्चों की फीस का संघर्ष कर रहे होंगे। माफ़ कीजिएगा, ये दौर आने वाला है, दरवाजे तक आ चुका है ये दौर। डरा नहीं रहा हूँ, ये हकीकत है, ये दिख रहा है। अकेले मुझ पर कितनी FIRs हो गई हैं मैं आपको क्या बताऊँ। अलग अलग अदालतों में चक्कर काटने पड़ रहे हैं, कोई बात नहीं। कांग्रेस पार्टी और इस देश के लिए हम सब कुछ करने को तैयार हैं। जब मेरा नेता 50 घंटे ED को झेल कर बैठा, फिर भी चेहरे पर शिकन नहीं आई, तो हम तो खैर कोई बात ही नहीं है। हम संघर्ष करने को तैयार हैं। आपका सहयोग चाहिए ताकि वोटर तक हमारी बात पहुँचे। जो भी वोटर हमारा न्याय पत्र पढ़ लेगा वो और कहीं वोट नहीं दे सकता, ये मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूँ। और विपक्ष और मीडिया का एक चोली दामन का साथ होता है। विपक्ष में कोई भी हो, आज हम हैं, कल भारतीय जनता पार्टी होगी, तब भी मैं यही उम्मीद करूंगा कि आपका उनसे चोली दामन का साथ होगा जो विपक्ष में होगा। क्योंकि लोकतंत्र तभी स्वस्थ रहता है, तभी जीवित रहता है। लोकतंत्र की धमनियों में जो खून बहता है वो विपक्ष और मीडिया की गठजोड़ से बहता है। आप लोग बहुत निडर पत्रकार हैं, मैं जानता हूँ। मुझे बताते हैं हमारे नेता यहाँ के CP राय साहब और हमारे अभय दुबे जी, मुझे कान में यहाँ आने से पहले बोल रहे थे कि साहब यहाँ के मीडिया की आप खिंचाई मत करना, ये लोग बहुत निडर हैं, ये लोग ऐसे नहीं है जैसा कि आप के नेशनल लेवल पे देखते हो। मैंने कहा नहीं साहब, मैं नहीं करने वाला कोई खिंचाई, मेरी तो खिंचाई मीडिया वाले करते हैं, मैं नहीं करता किसी। आपके सवाल, आपका स्वागत है। अजीब सी बात है, प्रधानमंत्री के अपने कितने भाई बहन हैं, अमित शाह जी के कितने भाई बहन हैं, अच्छी बात है ऐसा कहना, अपने आप को घुसपैठिया कहना अच्छी बात है। ये अजीब से बातें करने लग गए, तभी मैं कहता हूँ बौखलाहट है। तभी कहता हूँ बहकी हुई बातें कब करता है आदमी, जब हलक सूख गया होता है डर के मारे। अब वो डरे हुए हैं तो अपने ही खिलाफ बोल रहे हैं कि ज़्यादा बच्चे। अरे साहब, ज़्यादा बच्चे क्या मतलब? आप खुद 6 या 7 भाई बहन हैं, ये क्या मतलब है बताइए? मंगलसूत्र, कोविड में बिका था मंगलसूत्र, कौन था सरकार में? कांग्रेस थी। नोटबंदी में बिका था मंगलसूत्र, कौन था सरकार में? अरे जब कांग्रेस सरकार में थी तो देश का राजा कौन था? इंदिरा जी थी। क्या किया उन्होंने? अपने जेवर दे दिए देश के लिए, कोई छोटी बात है? इसी राज्य में हमें बड़ा गर्व होता है यहाँ आते हुए, आनंद भवन देश को दे दिया, कोई छोटी बात है? मंगलसूत्र छीनने का अगर काम किया हो, वो हमारे बहादुर सैनिकों को, जिस तरह से आपकी नीतियाँ हैं वो चीन की सीमा पर हो, वो आज कश्मीर में हो, जहाँ हमारे बहादुर सैनिक अपनी जान गंवा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, उनकी घर में बैठी हुई महिलाओं का मंगलसूत्र कौन छीन रहा है?
मंगलसूत्र की बात प्रधानमंत्री जी आपके मुंह से तो शोभा नहीं देती, इससे ज़्यादा मुंह मत खुलवाइए। इस मंगलसूत्र की कीमत तुम क्या समझते हो बाबू? वो पिक्चर थी ओम शांति ओम। देखिए साहब, भगवान राम हो या हनुमान जी हो, ये हमारी आस्था के प्रतीक हैं। हमारे आचरण, हम इनसे सीखने की कोशिश करते हैं। हमारे लिए ये आचरण का स्रोत हैं, प्रेरणा का स्रोत हैं, राजनीति का स्रोत नहीं है। हम लोग बिना कैमरास के पूजा घर भी जाते हैं, गुरुद्वारा भी जाते हैं, मस्जिदों में भी जाते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं, गिरजाघर में भी जाते हैं, सब जगह जाते हैं। इस देश की जो सतरंगी संस्कृति है, अगर हम राजनीति में हैं और उसका सम्मान न कर सकें तो फिर क्या राजनीति करते हैं साहब हम? इसलिए ये सवाल आपका बिल्कुल अच्छी बात है, पूछना चाहिए आपको। राम, भगवान राम राजनीति का विषय नहीं है, आचरण का विषय है, व्यापार का विषय नहीं है, आस्था का विषय है। उत्तर प्रदेश में आए हैं, सभी लोग जानना चाह रहे हैं पूरे देश से कि क्या राहुल जी अमेठी से और प्रियंका जी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे और नामांकन कब होगा? मैं आप सबसे जानना चाहता हूं, क्या आखिरी तारीख निकल चुकी है अमेठी में नामांकन की या रायबरेली में नामांकन? मुझे तो नहीं लगता निकल चुकी है। तो आखिरी तारीख जब निकल जाए उसके बाद ये सवाल बनता है, या उससे एक दिन पहले तो बनता है, आज नहीं बनता। जरूर। आपका मैनिफेस्टो है, उसमें मैं पॉइंट नंबर 8 पर पढ़ सकूंगा। कांग्रेस व्यक्तिगत कानूनों में सुधार को बढ़ावा देगी। ये सुधार संबंधित समुदायों की भागीदारी और सहमति के साथ किए जाएंगे। ये किसका जिक्र कर रहे हैं आप? कोई भी कानून इस देश में अगर आप लाते हैं, भले आपके पास 303 सीटें हों या 150 सीटें हों, जो कि अब आएंगी इनकी और सरकार में ये लोग नहीं आएंगे। आपने देखा कृषि संबंधित 3 कानून लाए, बिना चर्चा के अगर आप कुछ लाएंगे इस देश में, बिना संवाद के अगर आप कुछ करने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। कृषि काले कानून उसका एक ज्वलंत उदाहरण है, आपको वापस लेने पड़े, माफ़ी मांग कर वापस लेने पड़े। कोई भी कानून आप इस देश में लाना चाहते हैं, बिना लोगों से चर्चा किए मत लाइए। ये लोकतंत्र है, हमारा सिर्फ यही आपसे आग्रह था। और हम जो भी सुधार करेंगे, जो भी आपने गलतियां की अगर उनको भी सुधारेंगे, तो हम चर्चा के बगैर नहीं करेंगे। इसमें स्पष्ट लिखा है, सबकी सहभागिता से, सबसे चर्चा करके, सबसे संवाद स्थापित करके फिर हम कुछ करेंगे। जिक्र किया है कि अग्निवीर जैसी सुविधाओं को कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है तो खत्म किया जाएगा। क्या अगर गवर्नमेंट आती है तो मौलाना आज़ाद जैसी स्कॉलरशिप जो बहुत अहम माइनॉरिटीज़ के लिए माना जाता था, उसको खत्म किया गया है, कांग्रेस उसको बहाल करेगी? अग्निवीर कोई सहूलियत नहीं थी। पहली बात तो अग्निवीर इस देश के नौजवान के साथ और इस देश की सीमा सुरक्षा के साथ एक बहुत बहुत बड़ा आपराधिक धोखा था। आपराधिक धोखा है अग्निवीर, ये आप फिर से दोहरा रहा हूँ। अग्निवीर इस देश की सीमा सुरक्षा के साथ और इस देश के नौजवान के साथ एक आपराधिक धोखा है, वो हम वापस लेंगे। आपने मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप के विषय में कहा, स्कॉलरशिप सहूलियत है, नौजवानों के लिए सहूलियत है, उसको वापस लेना गलत है। नौजवानों के लिए, वो किसी धर्म के हों, किसी जाति के हों, मध्यम वर्ग के हों, उनको और सुविधाएं देनी चाहिए, उनसे सुविधाएं छीनना गलत है। ओल्ड पेंशन स्कीम पे हम लोग ने जहाँ जहाँ हमारी सरकार है वहाँ हम लाए और आगे भी लाएंगे। उस पर चर्चा भारत सरकार को हमने मजबूर किया कि वो अब एक कमेटी बैठाई है उन्होंने। वो मजबूर इसीलिए हुए क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें मजबूर किया। जी हाँ, हम लोगों से संवाद करके, लोगों की सलाह मशविरा करके ओल्ड पेंशन स्कीम ज़रूर लाने के पक्षधर हैं। रैली में फिर से कहा है कि ओबीसी की बात तो कांग्रेस पार्टी करती है चुनाव से पहले, लेकिन जब हाथ देने की बारी आती है तो सिर्फ मुसलमानों को महसूस होती है। गलत कह रहे हैं। उसका जवाब सिद्धरमैया जी ने आज बहुत विस्तृत रूप से जवाब दिया है, आप भी वो पढ़िएगा। एक और झूठ प्रधानमंत्री जी ने परोसा है। रोज़ जहाँ जा रहे हैं, जितनी बार मुंह खोल रहे हैं, एक के बाद एक झूठ उनके मुंह से निकल रहा है। ये अफसोस की बात है, देश के राजा को ये शोभा नहीं देता। तो
आप मुझे बताइए एक व्यक्ति जो कांग्रेस का समर्थक है, कांग्रेस के साथ है, लेकिन विदेश में बैठ के अपनी बात रख रहा है और वो भी चर्चा करने के लिए कह रहा है, उसमें क्या कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है हमने, या कांग्रेस ने कहीं कहा है कि हम वेल्थ टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स लाएंगे वापस? हमने तो नहीं कहा, ना हम इसके पक्षधर हैं, ना हमने इस पर चर्चा की है। लेकिन मोदी जी को क्या चाहिए? तिनके का सहारा। डूब रहे हैं ना, तो डूबते को तिनके का सहारा चाहिए। मैं आपको एक और खुलासा करूं, आप तो जानते होंगे, बड़े पढ़े लिखे पत्रकार हैं। ये वेल्थ इनहेरिटेंस टैक्स जयंत सिन्हा जी जब इनके वित्त राज्य मंत्री थे 2014 के बाद, वो लाना चाहते थे। ये लोग बड़े तड़प रहे थे इनहेरिटेंस टैक्स लाने को। 2019 में अभी जो निर्मला जी हैं ये लाना चाहती थी। पिछले बजट में, अभी जो बजट गया उसमें लाने की चर्चा हो रही थी, हम इसका विरोध कर रहे थे। बिना किसी से छीने इस देश में आम लोगों के साथ न्याय किया जा सकता है। ये कांग्रेस पार्टी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह के 10 साल के शासन ने करके दिखाया है। हमने किसानों का ऋण माफ़ किया, मोदी जी ने 25 अमीर परिवारों का 16 लाख करोड़ माफ़ किया। ये फ़र्क है उनमें और हम में। वो 16 लाख करोड़ आप में से कई लोग जो टैक्स देते हैं उनसे छीना गया, मुझसे छीना गया, सीपी राय जी से छीना गया, अभय दुबे जी से छीना गया, गरिमा जी इनके पति सेना में है, इनसे छीना गया, हम सबसे छीना गया। जो 72,000 करोड़ हमने ऋण माफ़ किया किसानों का, वो आपसे नहीं छीना गया। हमारे पास अर्थशास्त्री हैं, इनके पास अनर्थशास्त्री हैं, ये अंतर है। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।